हे एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में कुछ टॉपिक्स हैं, उसको कवर करने के बाद हम टॉपिक वाइज वन बाय वन करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहले चलिए देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है वो है GSAT-30। नेक्स्ट हमारा है पिछले 6 महीनों में इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की सूची, व्योम मित्र, नियॉन, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी, नासा के प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन, स्प्रिट्जर स्पेस टेलीस्कोप सेवा मुक्त, बृहद आकाशगंगा XMM 2599 की खोज, सौर धब्बों तथा वेलों के व्यवहार के मध्य विचित्र संबंध, सूर्य की सतह का दृश्य, गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता, सहस्त्र नए ग्रहों की खोज, सुपर कंप्यूटर की सूची, इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम की प्रचुरता, क्वांटम तकनीक, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, मेडिकल डाटा लीक, विज्ञान में के क्षेत्र में लैंगिक असमानता, तपेदिक का टीका, RO सिस्टम, डार्क फाइबर, सूत्रा PIC कार्यक्रम, DNA सुधार प्रोटीन ALK-BH3, साथी पहल, परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान, अद्वितीय संरचना वाला एलियन धूमकेतु, कैंसर जीन मैपिंग क्या है, भारत में रासायनिक आपदा और सुरक्षा उपाय, नाइजीरिया में स्वास्थ्य आपातकाल, नागालैंड में चमगादड़ भक्षकों पर अनुसंधान, महामारियां जिन्होंने दुनिया बदल दी, भारतीय कोबरा के जीनोम का अनुक्रमण, दुनिया में विषाणुओं का कहर, मंगल पर नासा का इनसाइट मिशन, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी टिप्पणियाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है GSAT-30। ठीक है, GSAT-30 के बारे में देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। तो देखिए, GSAT-30 17 जनवरी 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा साउथ कोरिया के उत्तरी तट पर फ्रेंच गुयाना के कोरू लॉन्च पैड से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो कहाँ से किया गया? ये साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोरू लॉन्च पैड से किया गया और प्रक्षेपण यान जो था वो था एरियन 5। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट हमारा है GSAT-30 का मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, इसरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ये दूरसंचार उपग्रह है और ये इनसैट सैटेलाइट की जगह लेगा। इसका वजन अगर देखें तो 3357 किलोग्राम है और इसकी भूस्थितिक कक्षा 36,000 किलोमीटर की है। भूस्थितिक कक्षा कितनी है? 36,000 किलोमीटर। यह 15 वर्ष से अधिक समय तक सेवा में रहेगा। तो इनका जो टाइम है सेवा का, ये है 15 ईयर्स से अधिक समय तक की सेवा में रहेगा। यह राज्य संचालित और निजी सेवा प्रदाताओं को संचार लिंक प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, चाहे वो राज्य संचालित हो, निजी सेवा प्रदाता हो, उनको संचार लिंक प्रदान करने के लिए जो है उन अपनी क्षमता को इंक्रीज करेगा, उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, GSAT-30 उपग्रह जो है उसमें 12 C बैंड की जगह 12 KU बैंड है। ठीक है ना, सॉरी की जगह नहीं है। GSAT-30 उपग्रह में 12 C बैंड और 12 KU बैंड है। तो मतलब 12 C बैंड भी और 12 KU बैंड भी हैं। तो वो आपने पढ़ा होगा जब आप जो है उसको पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी में कि ये KU और C बैंड ये क्या हैं। ठीक है, तो GSAT आप अभी यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि GSAT-30 में जो है 12 C बैंड और 12 KU बैंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाँ, तो जिसके कारण इसका कवरेज क्षेत्र व्यापक है। तो इसका जो एरिया है जितना वो कवर कर सकते हैं, ये बहुत जो है वास्ट है, व्यापक है। ठीक है, GSAT-30 की क्या लाभ हो सकते हैं देख लीजिए। डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन सुविधाएं जो हम लोग आराम से घर पे बैठ के देखते हैं, तो ये जो है एक्सेसिबल बना देता है GSAT हमारा 30। ठीक है, डायरेक्ट टू होम DTH सेवाएं, ATM, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग और टेलीपोर्ट सेवाओं के लिए VSAT कनेक्टिविटी देगा।
ठीक है। तो जीसैट जो है वीसैट कनेक्टिविटी देगा हमारे डीटीएच के लिए, एटीएम के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, टेलीविजन अपलिंकिंग के लिए और टेलीपोर्ट जैसे सेवाओं के लिए, ठीक है। अब क्या है कि सुशासन हेतु ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रयोग आसानी से किया जा सकेगा, ठीक है। कनेक्टिविटी रहेगी तो सुशासन के लिए ई गवर्नेंस का जो है एप्लीकेशन का प्रयोग हम इजीली जो है कर पाएंगे, गवर्नमेंट कर पाएगी। इसका प्रयोग जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तथा मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही, साथ में अगर जो है कोई जलवायु परिवर्तन होता है, कोई जो है नेचुरल डिजास्टर आ रहा है या मौसम की भविष्यवाणी, तो इन सब चीज़ के लिए भी जीसैट जो है उपयोगी होगा। किसी भी आपात की स्थिति में बल्क डाटा ट्रांसफर में भी इस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाए। अगर हम बल्क डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा एक ही बार में ट्रांसफर करना है तो भी इस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाए। तो देख लीजिए आप जी सैटेलाइट कितना ज़्यादा उपयोगी है। अब देखिए पिछले 6 महीने में इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की सूची हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से उपग्रह पिछले 6 महीनों में जो है इसरो ने प्रक्षेपित किए। तो देख लीजिए फर्स्ट हमारा है GSAT-30, जिसका अभी हमने देखा कि 17 जनवरी 2020 को एरियन 5 रॉकेट लॉन्च व्हीकल का नाम था एरियन 5 BA-251, ठीक है। इससे जो है ये लॉन्च किया गया। ऑर्बिट टाइप क्या है? GSO, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किया गया, ठीक है। काम क्या है? संचार उपग्रह, उच्च गुणवत्ता वाले टेलीविजन, दूरसंचार, प्रसारण सेवाएं, ये सब मुहैया करवाना, ठीक है। अब है RISAT-2BR1, जीसैट के बाद RISAT-2BR1 जो 11 दिसंबर 2020 को जो है प्रक्षेपण तिथि है इसकी, लॉन्च किया गया। और इसका जो आपका लॉन्च व्हीकल है वो PSLV C-48 RISAT, ठीक है। RISAT-2BRI, ठीक है। तो मतलब है ये PSLV C-48 से लॉन्च किया गया, किसको? RISAT-2BR1 इसको, ठीक है। ये क्या है? ऑर्बिट टाइप, ये LEO है, ठीक है। इसका कार्य देख लेते हैं। भारत के रडार इमेजिंग पृथ्वी की निगरानी उपग्रह है। तो रडार इमेजिंग और पृथ्वी की निगरानी उपग्रह है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्टोसैट। कार्टोसैट नवंबर 27, 2020 को जो है ये लॉन्च किया गया है और इसका लॉन्च व्हीकल है PSLV C-47, ठीक है। PSLV C-47 जो हमारा जीसैट था 30, उसका जो लॉन्च व्हीकल था वो एरियन 5 था। रीसैट का PSLV C-48 था। कार्टोसैट का PSLV C-47 है। इसका जो है ऑर्बिट टाइप है SSPO, ठीक है। इन उपग्रहों से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स, जो हाई रेजोल्यूशन के फोटोग्राफ्स की आवश्यकता विविध अनुप्रयोगों में उपयोगी है, जिसमें कार्टोग्राफी, अवसंरचना का निर्माण, शहरी और ग्रामीण विकास, उपयोगिता प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधन, इन्वेंट्री एवं प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ये सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्योम मित्र, ठीक है। व्योम मित्र, तो देखते हैं व्योम मित्र क्या है। देखिए 23 जनवरी 2020 को इसरो द्वारा व्योम मित्र नामक लेडी रोबोट, एक लेडी रोबोट है व्योम मित्र, को बेंगलुरु के मानव अंतरिक्ष उड़ान संगोष्ठी, ठीक है। कहाँ से? बेंगलुरु के मानव अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी, ठीक है, में प्रदर्शित किया गया। यह प्रथम अंतरिक्ष यात्री है जो गगनयान के पहले अंतरिक्ष में प्रेषित की जाएगी। तो ये गगनयान के पहले जो है अंतरिक्ष में जाने वाली जो है पहली जो है क्या होगा? रोबोट होगा जो गगनयान के पहले जो है अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि देखिए जो ये शब्द है संस्कृत के शब्द से मिलके, संस्कृत का शब्द है व्योम मित्र। व्योम मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है, स्पेस, और मित्र मतलब फ्रेंड। तो स्पेस का फ्रेंड, ठीक है। इसे अर्ध मानव रोबोट हमें ह्यूमनाइड, ह्यूमनाइड मतलब क्या होता है? ये अर्ध मानव है, ठीक है। इसके नमूने के रूप में पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है मानव रहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। इसको ह्यूमनाइड बोलते हैं क्योंकि अर्ध मानव, मानव जैसा भी व्यवहार करते हैं ये, ठीक है, लेकिन है ये रोबोट। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसकी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो व्योम मित्र रोबोट है हमारा, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक रोबोटिक तंत्र है, एक रोबोटिक सिस्टम है जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के रोबोटिक लैब में विकसित किया गया है। तो विकसित कहाँ किया गया है? विक्रम साराभाई लैब में विकसित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से, ठीक है।
देखिए ये क्या करेगा, ये जो है आपके अंतरिक्ष यात्री हैं उनसे बात करेगा, उनको पहचानने और उनके प्रश्नों के उत्तर देने में कैपेबल है, उनको सक्षम है कि उनको पहचान ले, उनसे बात कर ले और उनके प्रश्नों का उत्तर दे दे। ठीक है। और ये जो हमारा व्योम मित्र है वो क्या है, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम तथा लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब यह रोबोट हमारा जीवन रक्षक प्रणाली तथा पैनल स्विचिंग से संबंधित संक्रियाओं के कार्यान्वयन में सक्षम है। अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम या फिर पैनल स्विचिंग जैसी कोई चीज होती हो तो इसमें जो है ये इसके जो है कार्यान्वयन में ये पूरी तरीके से सक्षम है। इस रोबोट के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि तापमान और हृदय संबंधी परिवर्तन मानव शरीर को किस तरह प्रभावित करेगा। तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डाली गई हैं, जैसे आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम देखा मैंने, स्विचिंग जो है आपकी पैनल स्विचिंग है, या फिर अगर टेम्परेचर या फिर जो है हार्ट बीट जो होता है, हृदय संबंधी जो परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो मानव शरीर को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, तो वो भी जो है एक काम करेगा हमारा रोबोट, जैसे कोई डॉक्टर करता है। ठीक है ना, बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, तो वो भी ये जो है देख लेगा। और देखिए तो ये जो रोबोट है हमारा व्योम मित्र, उस पर पृथ्वी केंद्र से नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा और पृथ्वी केंद्र से रोबोट पर कमांड था इससे सूचना प्राप्त की जा सकेगी। तो हम जो यहाँ बैठ के उसको कंट्रोल कर सकेंगे, उसको जो है नियंत्रित करेंगे और उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी हम वहाँ से जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस रोबोट को दिसंबर 2020 तक भेजने का लक्ष्य है। तो दिसंबर 2020 तक जो है ये रोबोट हम प्रस्थापित करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह घोषित किया था कि 2022 तक, कब तक, 2022 तक अंतरिक्ष में मनुष्य को प्रेषित करेंगे, जिससे मिशन गगनयान की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो मिशन गगनयान की संज्ञा दी गई थी। इसरो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को दिसंबर 2021 तक ही भेजने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। तो जो है इसरो का प्लान है कि दिसंबर 2021 तक ही जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज दें। तो इस मिशन में इसरो की प्रथम बार में सफलता सुनिश्चित करने के लिए 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में प्रेषित करेगा। तो पहले कोई ह्यूमन जाए स्पेस में, इससे पहले 2 मानव रहित मिशन को भेजा जाएगा। ठीक है, और दिसंबर 2020 में व्योम मित्र और जुलाई 2021 में अन्य रोबोट्स का नाम अभी हम डिसाइड नहीं किया हमने। तो पहले दिसंबर 2020 में व्योम मित्र जाएंगे तथा बाद में जो है जुलाई 2021 में एक अन्य रोबोट को मानव अंतरिक्ष जो है विमान से प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, पहले ये 2 रोबोट जाएंगे, जो है वहाँ पे जो सिचुएशन है वो समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर हमारे जो मानव हैं वो जाएंगे हमारे अंतरिक्ष में। ठीक है, तो ये पूरा हो गया व्योम मित्र, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है नियॉन। नियॉन क्या है, देखिए सैमसंग कंपनी की स्टार लैब द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2020 में नियॉन नामक विश्व का पहला कृत्रिम मानव आर्टिफिशियल ह्यूमन पेश किया गया। तो नियॉन भी हमारा क्या है, एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है। और ये क्या है, सैमसंग कंपनी की स्टार लैब, सैमसंग कंपनी आप जानते हैं उसकी स्टार लैब द्वारा, है ना, कंपनी के स्टार लैब द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस वेगास में जो है आयोजित किया गया क्या चीज़, एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। ठीक है, उसमें एक जो है आपका रोबोट जो है प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है आपका नियॉन। ठीक है, अब देखते हैं नियॉन के बारे में। तो ये जो नियॉन है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंप्यूटर जनित क्या है, कंप्यूटर जनित आभासी मानव है। ठीक है ना, तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही, और ये कंप्यूटर जो है कंप्यूटर से क्रिएटेड एक आभासी मानव भी है। यह नियो मानव नहीं है, मानव जैसा कुछ फीचर्स उसमें डाल दिए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ह्यूमन बीइंग करता है और वो भी करने लगता है, वो है रोबोट। लेकिन ये आभासी मानव को संज्ञा दी गई है। यह नियो मतलब नया, ह्यूमन मतलब मानव, इसलिए नियॉन कहा गया है, नया मानव, यानी कि वर्चुअल ह्यूमन से मिलकर बना होता है। नियो और मानव इसको पूरा मिलाते तो कहा जाएगा एक नया मानव या वर्चुअल ह्यूमन। अगर प्रेजेंट में देखें तो नियॉन जो है उनके उपभोगकर्ता यात्रा
द्वारा नियंत्रण के फलस्वरूप मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता है। तो जो न्यूरॉन है वो ह्यूमन जो फीलिंग्स है, ठीक है, ह्यूमन भावनाएं हैं जो उसको नियंत्रित कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन भविष्य में न्यूरॉन को पूरी तरीके से स्वायत्त रूप से संचालित किए जाने की योजना है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये भावनाओं को प्रदर्शित करने और किसी स्किल को सीखने, अपनी मेमोरी को निर्माण करने और स्वतः निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं आपको कि ये भावनाओं को समझने, ठीक है, कौशल जो है सीखने के लिए, स्मृति का निर्माण करने और स्वतः निर्णय लेने के लिए कैपेबल होगा। ठीक है, आभासी मानव का उपयोग शिक्षा, विपणन, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और बिक्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। मतलब जो अगर हम आभासी मानव बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम जो शिक्षा के इसमें, चाहे वो टीचिंग का हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी हुई, ठीक है, ब्रांडिंग करनी हुई, इस तरीके की चीज़ें जो है वो रोबोट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग कुछ और चीज़ नया कर पाएगा, वो उसको थोड़ा टाइम मिलेगा, वो थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो इस तरीके की चीज़ें रोबोट को दे दी जाएंगी, वो करे, ठीक है, आने वाले समय में। तो देखिए न्यूरॉन की तकनीकी, टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूरॉन क्या है। देखिए ये एक वर्चुअल ह्यूमन है, आभासी मानव है, ये दो तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, दो तकनीकी समझ लेते हैं। पहले बात है कोर, क्या है, कोर R3, कोर R3, और दूसरा है हमारा स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा। तो कोर R3 और स्पेक्ट्रा, इसके दो जो है तकनीकी हैं। अब कोर R3 के बारे में जानते हैं। ये जो कोर R3 है उसका मतलब है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, रियल टाइम और प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, रियल टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तकनीकी के द्वारा न्यूरॉन पल भर में प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ठीक है, जैसे हमारे जो है हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स के थ्रू कोई भी एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक वो पहुंचा देता है, और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं लगता है। अगर सोचिए हमारा हाथ तक कहीं अगर गर्म चीज़ पे पड़ा है, जल रहा है, तो क्या होता है, क्या हमें लगता है 5 मिनट सोचने के लिए, तो नहीं लगता। तो हम ये हमारे न्यूरॉन्स ही करते हैं हमारी बॉडी में, वो हाथ हमारा तुरंत पीछे हम अपने आप हाथ से खींच लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ये आपका कोर R3 सिस्टम है उसी को कॉपी करके बनाया गया है कोर R3 सिस्टम। उसमें क्या है कि उसमें जो है रियल टाइम प्रतिक्रिया देंगे, रियल टाइम रिस्पॉन्स देंगे, और ये पल भर में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। ठीक है ना, तो ये जब भी रोबोट या कोई चीज़ कंप्यूटर ही बना है तो ह्यूमन माइंड को कॉपी करके बनता है। ह्यूमन कैसे भी जो है बिहेव करता है वैसे ही जो है इनको कॉपी किया जाता है, उनको कोशिश किया जाता है कि वो उस तरीके से बिहेव कर पाए। ठीक है, तो R3 समझ गए, कोर R3 क्या है। अब है स्पेक्ट्रा तकनीक। कोर R3 की जो स्पेक्ट्रा तकनीक है वो कोर R3 की पूरक है और अभी विकास के क्रम में है। स्पेक्ट्रा तकनीक से भावनाओं, सीखने की क्षमता और बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत इंस्टेंट रिएक्शन करती है, मैसेज चले जाते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पेक्ट्रा तकनीक से क्या होता है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, बुद्धिमत्ता है, उसका विकास किया जा सकेगा। अब हमारी बॉडी में ये सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं कुछ। ठीक है, वो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उसी हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी चाहे वो कोई भी भावना हो, चाहे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, ठीक है ना, मोटिवेशन हो, इमोशन हो, ठीक है ना, वो सारी चीजें जो है हमारे जो है ग्लैंड से होती है। लेकिन अब वो ग्लैंड जो है इनके लिए स्पेक्ट्रा है, लेकिन वो स्पेक्ट्रा R3 की पूरक है। R3 सोचिए अगर हमारे न्यूरॉन फास्ट रिस्पॉन्स करना और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करना, ठीक है, अगर वो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सॉरी, तो हमारे जो है फास्ट रिस्पॉन्स करने का मतलब नहीं होगा अगर हम कोई चीज़ें फील नहीं कर पा रहे हैं, विदाउट फीलिंग हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो स्पेक्ट्रा है वो R3 की पूरक है। ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या है, R3 की पूरक है, लेकिन अभी ये जो है क्या है, विकास के क्रम में है, अभी डेवलप हो रही है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। डेवलप हो जाएगी तो भावनाओं को सीखना और जो है उसको समझना, ये सारी चीज़ें वो स्टार्ट कर देगा हमारा कंप्यूटर भी। अभी कंप्यूटर क्या है, अभी कंप्यूटर बहुत मैकेनाइज्ड है ना, उसको भावनाएं और सब चीज़ें समझना, सीखना वो नहीं कर सकते हैं। तो आप जो कमांड देंगे वही वो डिलीवर कर देगा। ठीक है, अब देखिए स्टार लैब क्या है। ठीक है, स्टार लैब सैमसंग कंपनी की वैज्ञानिक और जो है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल और फिक्शनल रिसर्च के क्षेत्र के विकास के लिए समर्थित प्रयोगशाला है।
तो जो स्टार लैब है वो कम्प्लीटली एक प्रयोगशाला है जिसमें सैमसंग कंपनी के लिए जो है तकनीकी टेक्नोलॉजी और फिक्शनल रिसर्च जो है की जाती है। तो क्या है, ये प्रयोगशाला है जिसके सीईओ कौन है, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रवण मिस्त्री। ठीक है, प्रवण मिस्त्री इसके सीईओ हैं स्टार लैब के। नियॉन को प्रवण मिस्त्री की ही अध्यक्षता में प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो नियॉन है हमारा, उनको जो हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं प्रवण मिस्त्री, उनकी ही अध्यक्षता में प्रोजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक के बारे में देखेंगे। देखिए, दिसंबर 2019 में रूस ने अपने एक नई हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV क्या है, एवनगार्ड को रूसी सेना में शामिल किया है। तो क्या नाम है, एवनगार्ड। तो ये जो है रूसी सेना में शामिल किया गया है। ये क्या है, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है, ग्लाइड टेक्निक है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड नामक ये हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 27 गुना तेज जो है जाती है। तो पहली बात तो क्या है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक है उसमें पूछ सकता है कि एवनगार्ड है कौन सी जो है कंट्री से रिलेटेड है। तो ये रूसी सेना में शामिल किया गया है, रूस का है ये। और उनका दावा है कि सॉरी कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है तकनीकी है वो ध्वनि की गति से 27 गुना ज़्यादा तेज ये इसकी स्पीड है। ठीक है ना, साउंड की जितनी स्पीड है उससे जो है 27 टाइम्स ये ज़्यादा तेज स्पीड है इसकी। मुख्य विशेषताएं क्या हैं, एवनगार्ड हाइपरसोनिक श्रेणी का मिसाइल सिस्टम है। एवनगार्ड मिसाइल हमले से पूर्व के अंतिम क्षणों में तेजी से अपना मार्ग बदलने में सक्षम है, जिसके कारण इसके लक्ष्य का पूर्वानुमान लगाना और इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, बहुत ही अंतिम क्षणों में, जैसे ही मिसाइल के हमले से पूर्व के अंतिम क्षणों में बहुत तेज से अपना मार्ग बदल देगा और इसके लक्ष्य का पता लगाना बहुत ही जो है असंभव होगा। ठीक है, इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है जिससे यह मैक 27 की ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेज से हमला करने में सक्षम है। तो मैक 27 मतलब 1 मैक मतलब ध्वनि की गति के बराबर। ठीक है, और मैक 27 अगर देखते हैं तो ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेज जो है ये जो है इसकी गति है, इसकी स्पीड है। क्यों, क्योंकि इसमें मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रूसी अमेरिकी संबंधों पर एवनगार्ड का प्रभाव। तो एवनगार्ड का क्या प्रभाव है, ठीक है, रूस के और अमेरिका के संबंधों में। मार्च 2018 में सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति ने एवनगार्ड के साथ कई अन्य मिसाइलों का निर्माण की योजना को साझा किया। इस कार्यक्रम में क्या है, अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संघ 2002 से पीछे हटने से जोड़कर प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, तो रूस का यह तर्क है कि अमेरिका अनियंत्रित रूप से नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण की सहमति उनकी क्षमता में सुधार और नई मिसाइल की लॉन्चिंग क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो जैसे उनका एक जो है आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी जिसमें यह था कि मिसाइल्स का जो है अब निर्माण ना हो, जबकि अमेरिका जो है बहुत सारे उसमें सुधार भी कर रहा है और नए मिसाइल्स को लॉन्च भी कर रहा है। और क्या है, ऐसे में रूस ने कई और बेहतर मिसाइलों की आवश्यकता पर जोर दिया। तो जब अमेरिका बना रहा है तो और कंट्रीज भी जो है और नए जो है और बेहतर मिसाइलों को बनाने का और उसको जो है उस पर डेवलपमेंट और रिसर्च करने के लिए जो है आवश्यकता जताई है। ठीक है, तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल से तात्पर्य उन मिसाइल से है जिनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक है। ठीक है, अगर 4 गुना है तो हाइपरसोनिक नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ध्वनि की गति से 5 टाइम्स या उससे ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक हो जाता है। ठीक है, एंटी मिसाइल संधि क्या है, देखिए 1972 में शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर समझते हैं आप कि यूएसएसआर उस टाइम रशिया जो था वो यूएसएसआर था और यूएसए, उनके बीच में जो है संघर्ष था। लेकिन वो संघर्ष कभी हॉट वॉर में नहीं आया, ऐसा नहीं फिजिकली एक दूसरे के सामने कभी नहीं आए वो लोग, वो जो है उस टाइम वॉर की सिचुएशन नहीं थी, ये जस्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। और दोनों कंट्रीज एक दूसरे से जो है ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि वो ग्रुपिंग 2 पोल में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। तो वो जो शीत युद्ध का समय था उसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे संधि हुए थे, एंटी बैलिस्टिक ही नहीं और बहुत सारे संधि हुए थे। ठीक है ना,
जैसे सॉल्ट हुआ, सॉल्ट 2 हुआ, स्टार्ट, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, तो इस तरीके से बहुत सारी संधि हुई थी। और ऐसे इसी में था एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, तो 1972 में हुआ है ये। इस संधि के अंतर्गत क्या था कि दोनों पक्षों की को आपसी सहमति से अपनी मिसाइलों की संख्या को कम करना है और उनके निर्माण पर रोक लगाना है। ठीक है, कि पहली बात जो मिसाइल उनके पास हैं ऑलरेडी उसको कम करना है और उनके निर्माण पे, उनके नए नए मिसाइलों के जो है निर्माण पे भी रोक लगाना है। लेकिन ऐसा ये प्रतिबद्धता किसी भी कंट्री ने, चाहे वो यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो, इसको कोई फॉलो नहीं करता है। और अगर मिसाइल की पाइलिंग करता है, वो बनाता रहता है, तो क्या करेगा, दूसरा भी होड़ में रहता है, क्योंकि एक देश फिर उसको लगता है कि हम ताकतवर ज्यादा हो गए हैं, तो दूसरा देश भी बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो संधि है 1972 में हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है नासा के प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो नासा के प्रस्तावित अंतरिक्ष जो अनुसंधान मिशन है वो देखते हैं। देखिए, अभी हम देखेंगे करेंटली अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने घोषणा की कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन के लिए 4 अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है। तो जो नए संभावित मिशन है उसके लिए 4 जो है अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है। नासा के प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान कौन कौन से देख लेते हैं। पहला हमारा है, क्या है, डिविंसी प्लस। ठीक है, डिविंसी प्लस क्या है, देखिए डिविंसी प्लस नासा का प्रस्तावित जो है एक मिशन है और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, शुक्र ग्रह पर उपस्थित नोबल गैस। ठीक है, शुक्र जो ग्रह है उस पर उपस्थित नोबल गैसों और इसके रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक संगठन, इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग प्लस तथा वायुमंडलीय सर्वेक्षण करना है, इमेजिंग करना है। ठीक है ना, दृश्यों के माध्यम से शुक्र जो है ग्रह हमारा, उसके आंतरिक सतह का परीक्षण, ठीक है, और वायुमंडल का सर्वेक्षण करना है। तो ये हमारा हो गया डेवेंसी प्लस, याद रखिएगा डेवेंसी प्लस नासा का एक है। और ये क्या करेंगे, नासा का जो एक जो है मिशन है, और ये शुक्र ग्रह पर उपस्थित नोबल गैस, इमेजिंग उसकी, और जो है वायुमंडलीय जो सर्वेक्षण है उस पर जो है अपना फोकस रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है आयो वॉल्केनो ऑब्जर्वर। आईओ वॉल्केनो ऑब्जर्वर, क्या है ये आईओ वॉल्केनो ऑब्जर्वर, तो देखिए नासा द्वारा प्रस्तावित IOVO मिशन के द्वारा जो है बृहस्पति के उपग्रह, देखिए ये पहला जो हमारा था ये जो है आपका शुक्र पे था, और ये बृहस्पति के उपग्रह आईओ का परीक्षण करना है। तो बृहस्पति का एक उपग्रह है आईओ, है ना, उसका एक परीक्षण करेगा हमारा आईओ वॉल्केनो ऑब्जर्वर, ये नासा का है, जिस पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है। तो ये जो उपग्रह है उस पर कोई एक्टिव जो है वॉल्केनो प्रेजेंट है। और इस मिशन के माध्यम से यह पता भी लगाने की कोशिश की जाएगी कि ज्वारीय बल जो है वो ग्रहों की आकृति किस प्रकार प्रभावित करती है। अगर कोई ज्वारीय जो है फोर्स है तो जो है प्लैनेट्स है उनकी जो आकृति है उसको किस प्रकार से इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है नासा का मिशन, वो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट क्या है, तो ट्राइडेंट मिशन का उद्देश्य वरुण ग्रह, ठीक है, वरुण ग्रह, या एग्जाम में ये आ सकता है और बहुत ही जो है चांसेस आने के कि ये जो मिशन दे देंगे और वो ग्रह दे देंगे कौन कौन से ग्रह से आप मिलान कर दीजिए। तो ट्राइडेंट जो है वो वरुण ग्रह के बर्फीले उपग्रह ट्राइटन, क्या है, ट्राइटन की अवलोकना करेगा। तो वरुण ग्रह के जो उपग्रह हैं ट्राइटन, और उसकी जो है क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे और इस वैज्ञानिक सौरमंडल में रहने योग्य ग्रहों के विकास को समझेंगे। ठीक है, किसमें रहने योग्य कौन सा ग्रह है उसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेरिटस। ठीक है, 4 मिशन थे, लास्ट हमारा है वेरिटस। वेरिटस क्या है, इस मिशन का नाम जो है वीनस के, ठीक है, एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसायर, टेलीग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या है, वीनस, एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी, टेलीग्राफी नहीं सॉरी, ये टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो है हमारा क्या है, ये जो है वेरिसिट जो मिशन है इसके अंतर्गत है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ये फिर से जो है शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह की सतह का अध्ययन करेगा, शुक्र ग्रह की सतह का अध्ययन करेगा और ये पता लगाएगा कि शुक्र ग्रह की विशेषताएं पृथ्वी से अलग क्यों हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह में पृथ्वी से क्या अलग है ये पता लगाएगा वेरिसेट। ठीक है, वेरिटस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप सेवा मुक्त हो चुका है। जो हम लोग का स्पिट्जर, मतलब हमारा नहीं, नासा का जो स्पिट्जर टेलीस्कोप है वो सेवा मुक्त हो चुका है।
ये क्या है, 16 वर्षों बाद, कितने वर्ष जो है इनका समय था, 16 वर्ष बाद 30 जनवरी 2020 को ये सेवा मुक्त हुआ। यह टेलीस्कोप अवरक्त प्रकाश में, ठीक है, कौन सा प्रकाश, अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड की खोज के मिशन पर था। अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड की खोज के मिशन पर था, ध्यान रखिएगा, ये अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड की खोज के मिशन पे था। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप नासा की ग्रेट ऑब्जर्वेटरी मिशन का अंतिम मिशन है, ठीक है। तो जो नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी मिशन है उसका अंतिम मिशन जो है स्पिट्जर टेलीस्कोप था। इस प्रोग्राम में 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं हैं जो 4 विभिन्न प्रकार के प्रकाश को ब्रह्मांड में अवलोकन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकाश है उसका ब्रह्मांड में कैसा जो है रिएक्शन है उसको जो है देखेंगे। और इस प्रोग्राम में अन्य मिशनों में दृश्य प्रकाश, ठीक है, अन्य मिशनों में दृश्य प्रकाश, हबल स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। तो ये चौथा था। 3 और कौन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी, ये तीनों थी। और नेक्स्ट आपका जो ये था, ये हमारा जो है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप था। अब देखिए 2003 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2003 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2003 में लॉन्च किया गया था। यह एक अंतरिक्ष जनित क्रायोजेनिक इंफ्रारेड वेधशाला है जो सौर प्रणाली को लेकर ब्रह्मांड के सुदूर पहुंच तक पिंडों का अध्ययन करने में सक्षम है। यह टेलीस्कोप क्या करेगा, अवरक्त प्रकाश को पकड़ता है जो गर्म पिंड या वस्तुओं से उत्सर्जित होते हैं। तो क्या करेगा, ये अवरक्त जो प्रकाश होता है उसको कैच करेगा, जो हॉट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे उत्सर्जित होते हैं, लेकिन यह इतने गर्म नहीं होते कि दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित कर सकें, ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है कि ये दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित कर पाएं। इस टेलीस्कोप ने शनि ग्रह के चारों ओर एक नए घेरे की खोज की है। तो जो हमारा शनि ग्रह है, सैटर्न है, उसके चारों तरफ एक नया जो घेरा, मतलब रिंग, तो एक नए रिंग की खोज की थी 2017 में। इसी टेलीस्कोप ने ट्रैपिस्ट 1 तारे के चारों ओर 7 ग्रहों की उपस्थिति का भी खुलासा किया था, ठीक है ना। तो ट्रैपिस्ट 1 जो तारा है उसके चारों ओर 7 ग्रहों की उपस्थिति का भी खुलासा किसने किया था, ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं स्पिट्जर टेलीस्कोप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्पिट्जर टेलीस्कोप ने क्या काम किया था। नेक्स्ट हमारा है बृहद आकाश गंगा XMM 2599 की खोज, ठीक है। तो बृहद आकाश गंगा क्या है, देखिए खगोलविदों ने हाल में ही ब्रह्मांड में विशाल आकाश गंगा XMM 2599 का पता लगाया है। ये लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। तो ये जो बृहद आकाश गंगा है जिसके बारे में पता लगाया गया है, ये 12 अरब वर्ष जो है अस्तित्व में आई थी। उस समय ब्रह्मांड की आयु सिर्फ 1.8 बिलियन वर्ष थी। तो ये बहुत ही पुरानी जो है आकाश गंगा है और ये 12 वर्ष पहले आई थी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो बिग बैंग हुआ था, तो बिग बैंग की खगोलीय घटना के 1.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो बिग बैंग कब हुआ था, बिग बैंग जो है 1.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व इसमें तीव्र विस्फोट हुआ और तारों का द्रुत गति से निर्माण हुआ, ठीक है। तो 1.8 अरब वर्ष पहले जो है क्या हुआ था, खगोलीय घटना है हमारा जो बिग बैंग हुआ था। 1.8 ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ और 12 साल पहले एक तीव्र जो है विस्फोट हुआ था जिसमें तारे बहुत तेजी से बहुत तेज जो है स्पीड उनकी तेज से वो फॉर्म होने लगे, बहुत तेज से फॉर्म हुए, ठीक है। ब्रह्मांड की आयु के 2 अरब वर्ष पूरे होने के पूर्व ही XMM 2599 में 300 बिलियन तारे सोलर मास का विकास हो गया। तो 1.8 जो है अरब पहले जो ब्रह्मांड हमारा बना था, 2 अरब का जो जब समय बीता तो XMM 2599 में 300 बिलियन तारे सोलर मास का विकास हो गया। इससे यह जो है एक अति विकासशील गंगा में तब्दील हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अपनी चरम सक्रिय अवस्था में इसमें 1000 तारे प्रतिवर्ष की दर से निर्माण हुआ, ठीक है। तो जो तारों का निर्माण है वो बहुत तेज हुआ, लगभग 1000 तारे प्रतिवर्ष जो है निर्मित हुए यहाँ से, जबकि हमारी आकाश गंगा में साल में सिर्फ 1 तारों का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारी आकाश गंगा है उसमें 1 साल में 1 तारे निर्मित होते हैं, लेकिन जो आपका XMM था उसमें जो है जो तारे थे वो 1 साल में 1000 तारों का निर्माण होता है। सोचिए वो कितनी वृहद होगी, ठीक है ना।
तो ब्रह्मांड की आरंभिक अवस्था में XMM 2599 संभवतः तारों की भारी संख्या के निर्माण करने में सक्षम कॉस्मिक धूल कणों से भरी आकाशगंगा के वंशज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंफ्रारेड दूरबीन, अगर उस इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से खोजी गई आकाशगंगा के अगले चरण में किससे खोजा गया है? इंफ्रारेड दूरबीन से खोजा गया है। उसके अगले चरण में निकट भविष्य में अपने गुरुत्वीय बल से तारों के निर्माण वाली अन्य आकाशगंगाओं की अपनी ओर आकर्षित कर चमकीली आकाशगंगाओं के एक शहर में तब्दील होने की संभावना है। तो इनका ये है कि ये हो सकता है कि जो और आकाशगंगाएं हैं वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर ले और आकर्षित करके चमकीली आकाशगंगाओं का एक शहर जो है तब्दील हो जाए। किसके थ्रू? ये जो आपका जो XMM 2599 है। देखिए इस आकाशगंगा की खोज वैज्ञानिकों द्वारा हवाई द्वीप पर स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी मोना के शीर्ष के निकट स्थापित बहुउद्देशीय स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? ये मोना है, कहाँ पे? आपका ये जो आइलैंड है, हवाई आइलैंड, उसी पे मोना है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, वहाँ पे जो है उसके निकट एक बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सौर धब्बों तथा वेलों के व्यवहार के मध्य विचित्र संबंध है। ठीक है ना, स्ट्रेंज रिलेशन फाउंड बिटवीन द सन स्पॉट्स एंड द स्टैंडर्ड वेल्स, है ना, स्टैंडर्ड वेल्स। तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में देखते हैं। हाल में ड्यूक विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विषय के संबंध में शोध कार्यक्रम हुआ और उसमें एक दल ने 24 फरवरी 2020 को विज्ञान पत्रिका करंट बायोलॉजी, कौन सी पत्रिका? करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक शोध पत्र में जो सूरज पर उठने वाली और तूफानों के प्रभाव से स्लेटी वेल तथा अन्य क्या है सिटेशियन प्रजाति, अन्य सिटेशियन प्रजाति, मतलब इस जो है ये सिटेशियन प्रजाति मतलब वो जो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, सिटेशियन प्रजाति के समुद्री जीवों के समुद्री तटों पर फंसने के बीच विचित्र संबंध का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सोलर सन में अगर कोई इस तरीके का तूफान उठ रहा है तो वेल और बहुत सारे समुद्री जीव जो हैं उन वो जो क्या है वो फंस जाते हैं तटों पर। तो उनका एक रिलेशन है, उनका एक संबंध है कि तूफान आने पे वो जो है आपके तटों पर फंसते क्यों हैं, एक संबंध स्थापित किया गया है। अब क्या है कि जो शोधकर्ता है वो अपने अध्ययन में उन्होंने ये कहा कि वेल की गतिविधियां तथा सौर तूफानों पर गहरा संबंध है, अर्थात सौर की सतह पर उठने वाले प्रचंड सौर तूफानों तथा उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय तरंगे स्लेटी वेल प्राणियों की समुद्र के तटीय क्षेत्रों में निश्चित अवधि तक फंसे रहने के बीच विचित्र संबंध है। कि मतलब अगर जो हमारे तूफानों से उससे उत्पन्न होती जो चुंबकीय तरंगे उससे जो वेल होती हैं वो कुछ निश्चित समय तक जो है फंसे रहते हैं तटों पर। तो उसका संबंध एक निश्चित एक गहरा संबंध दिखाया गया है। इसमें से कुछ वेल तो विषुवत रेखा के ध्रुवों तक की लंबी यात्रा करती हैं। ठीक है, तो कुछ वेल्स ऐसी हैं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की लंबी यात्रा करती तथा उनके पास वापस आने पूर्व स्थान पर लौटने का सटीक समय होता है, एक निश्चित समय में वह वापस आती हैं, अपने स्थान पर लौटती हैं। देखिए सौर धब्बे प्रचंड और सौर मौसम के शुरुआत के सूचक होते हैं। जब सौर धब्बे आते हैं तो वो ये जो है डिनोट करते हैं कि जो प्रचंड मौसम है वो जो है होने वाला है कहाँ पे? सूर्य पे, जिसके दौरान सूर्य के वायुमंडल में जो व्याप्त विगलित अवस्था में प्लाज्मा से अचानक भारी मात्रा में फोटोन तथा आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। तो जब मौसम जो है सौर धब्बे प्रचंड हो जाते हैं तो क्या होता है, सूर्य के वायुमंडल में बहुत सारे जो विगलित मतलब प्लाज्मा होते हैं, है ना, जो लावा होता है वहां पे, वो भारी मात्रा में जो फोटॉन तथा अवशोषित कण, जो फोटॉन होते हैं और अवशोषित कण पृथ्वी की जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है उससे जो है क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, जो वेलों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो वो जो चुंबकीय तरंगे होती हैं उसकी वजह से जो वेल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है जाएं या ना जाएं या कैसे जो है कितनी देर तक वो स्टे करती हैं उससे वो प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा था। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का दृश्य।
तो पिक्चर ऑफ द सन सरफेस क्या है, सन के सरफेस का पिक्चर देखते हैं। देखिए जनवरी 2020 में अमेरिकी संस्था नेशनल साइंस फाउंडेशन ने हवाई द्वीप पर, ठीक है, हवाई द्वीप पर डेनियल के इन्यो सोलर जो है आपका टेलीस्कोप, क्या नाम है, इन्यो सोलर टेलीस्कोप की सहायता से सूर्य की सतह पर तस्वीरें प्राप्त करते हुए सूर्य की सतह से संबंधित कुछ अभूतपूर्व जानकारियां एकत्रित की हैं। किसने किया है, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने किया है। हवाई द्वीप पे एक सोलर टेलीस्कोप है जिसका नाम है इन्योन, है ना। तो इन्होंने जो है कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं सूर्य की सतह से, ठीक है। और NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने हवाई स्थित DKIST, ठीक है, DKIST मतलब डेनियल के इनवॉइस सोलर टेलीस्कोप, ठीक है ना, इसके द्वारा अपने पहले सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े और तस्वीरें जारी कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या और जो है डेवलपमेंट क्या है। देखिए इसमें क्या है कि DKIST द्वारा प्राप्त सूर्य की सतह से तस्वीरों से यह ज्ञात हुआ है कि सूर्य की जो बाहरी सतह है वो पूरी तरीके से अशांत उबलते प्लाज्मा के रूप में है, ठीक है। सूर्य का जो आउटर सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल अशांत है और उबलता हुआ प्लाज्मा है, ठीक है। सूर्य की बाहरी सतह के नजदीक का दृश्य दिखाया गया है जो सोने के रंग के सेल के प्रतिरूप जैसा दिखता है, मतलब गोल्डन कलर के सेल जैसा जो बाहरी सतह है सूर्य के का जो बाहरी सतह है वो कैसा दिखता है, सोने के रंग के सेल के जैसा दिखता है। सोने के रंग के सेल जैसी ये संरचनाएं लावा की तरह उबलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये जो सोने के रंग की ये संरचनाएं हैं वो लावा की तरह उबलती हुई दिखाई देती है तथा उन गतियों को दर्शाती हैं जो सूर्य की बाहरी सतह से उनकी आंतरिक सतह तक संवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचरण करती हैं, ठीक है। क्या है ये, सूर्य की बाहरी सतह से उसकी आंतरिक सतह तक संवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचरण करती हैं। तो सोने की जो सेल जैसी संरचनाएं हैं वो लावा की तरह उबलती हैं और वो बाहरी सतह से सूर्य के बाहरी जो आउटर स्फीयर है वहां से जो अंदर की सतह है वहां पे संवहन करती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, मूव करती हैं। अब देखिए इससे क्या लाभ हो सकता है, ये सारी चीजें जो हमने देखी उससे क्या लाभ है। तो लाभ ये है कि जो तस्वीरें हैं सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापने और समझने में हमें हेल्प कर सकती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है सूर्य का उसको मापने और समझने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए इन तस्वीरों द्वारा जानकारी से वर्ष 2017 में हरिकेन इरमा के दौरान 8 घंटे के लिए रेडियो संचार बाधित होने जैसी विघटनकारी अंतरिक्ष मौसमी घटना की भविष्यवाणी करने में सहायता मिल सकती है। तो देखिए अगर कोई भी मैग्नेटिक जो है इन्फ्लेक्स या मैग्नेटिक चेंज होता है हमारे सूर्य की सतह पे तो हमारा पृथ्वी का जो मैग्नेटिक जो फील्ड है उससे डायरेक्टली जो है क्या होता है वो जो है अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए कोई हरिकेन आ रहा है या कोई भी ऐसा नेचुरल जो है कैलामिटी है, ठीक है, और इस केस में हरिकेन इरमा जो था, क्या है, हरिकेन इरमा, इसके दौरान 8 घंटे जो है के लिए रेडियो संचार बाधित होने की आशंका थी और विघटनकारी अंतरिक्षी मौसमी घटनाएं हैं वो पहले ही जो है एक भविष्यवाणी करने में जो है हमें सहायता मिल गई। हम पहले ही जो है समझ गए, असेस कर लिया कि ये चीजें हो सकती हैं, हमारा जो दूर संचार है वो बाधित हो सकता है, ठीक है। हाँ देखिए इससे जो पावर ग्रिड जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पावर ग्रिड्स हैं, अगर वहाँ पे सूर्य की सतह पे कुछ तरीके से अंतरिक्ष में कुछ इस तरीके से की घटनाएं या हलचल होता है तो हमारे पावर ग्रिड पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसकी सुरक्षा में भी हमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। देखिए डेनियल के इनॉय सोलर टेलीस्कोप देख लेते हैं क्या है डेनियल का इनॉय सोलर टेलीस्कोप, जिससे हमें सहायता मिली कि सूर्य का जो आउटर स्फीयर है उसमें जो मैग्मा है, जो उसके गोल्डन सेल्स हैं, उसका संचरण कैसे हो रहा है और एक लावा की तरह वो जो है हमारा जो आउटर स्फीयर जो बाहरी स्फीयर है सूर्य का वो किस तरीके से लावा की तरह उबल रहा है, ठीक है। ये किससे हमें मिला, यही जो आपका टेलीस्कोप था डेनियल के जो इनॉय टेलीस्कोप था। देखिए अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन डेनियल के इनॉय टेलीस्कोप हवाई के मोना द्वीप पर स्थित 4 मीटर की एक दूरबीन है और यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। क्या है ये, विश्व की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है, ठीक है।
अब ये क्या है कि वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी, देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैनियल के इनॉय सोलर टेलीस्कोप जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जो है दूरबीन है। देखिए ये जो अभिनव दूरबीन का प्रमुख कार्य क्या है, सूर्य के जो विस्फोटक व्यवहार है, कैसे वहाँ पे विस्फोट हो रहा है उसको समझने में हमें हेल्प करेगी। इसके जो चुंबकीय क्षेत्र हैं उसका जो है उसको हमें समझना, चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उसका जो है जो अवलोकन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो DKIST या DKIST में प्रयुक्त 4 मीटर का दर्पण है, एक 4 मीटर का जो है दर्पण लगा हुआ है, सौर वातावरण की उच्च जो रेजोल्यूशन की तस्वीरें हैं वो जो है कैप्चर कर लेगा। DKIST अपने जीवन काल के पहले 5 वर्ष के दौरान ही गैलीलियो द्वारा वर्ष 1612 में पहली बार सूर्य के टेलीस्कोप से देखने को लेकर अब तक जो है चित्र एकत्रित किए गए हैं सूर्य संबंधी डेटा की तुलना में अधिक जानकारी एकत्र करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि गैलीलियो ने जो है उनका जो टेलीस्कोप था इतना ज़्यादा इनोवेटिव नहीं था वो, तो उन्होंने 1612 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप जो है बनाया था जिससे उन्होंने सूर्य के सरफेस को देखा था। लेकिन DKIST है जो अब उन्नत तरीके का है, तो और अधिक जो है जानकारी एकत्रित कर पा रहा है और अधिक जो है क्वालिटी की तस्वीरें जो फोटोग्राफ्स हैं वो ले पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब है गामा किरण जो है आपका फ्लक्स। ठीक है, तो गामा किरण फ्लक्स को देखते हैं। देखिए प्रसंग क्या है इसमें, हाल में तारा भौतिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट भारतीय तारा भौतिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, IIA के शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के ब्लेजर पर गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया है। ठीक है, बहुत विभिन्न प्रकार के ब्लेजर्स पर जो हमारी गामा रेज फ्लक्स वेरिएबिलिटी है उसका अध्ययन किया है। ठीक है, ये इंडिया का है। यह शोध कार्य जनरल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, कौन सा, जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ता द्वारा गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता 100 MeV से 300 GeV, ये जो है परिवर्तनशीलता है, ये जो है रेंज दिया हुआ कितना परिवर्तित हुआ, उसकी विविध विशेषताओं का यह अध्ययन ब्लैक होल के करीब होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक होल के करीब जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता के बारे में अब तक ज्यादा खोज नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम जो हमारी आकाश गंगाएं होती हैं उनके बीच में जो है मध्य में एक विशाल ब्लैक होल होता है जिसका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्य के बराबर होता है। एक सूर्य नहीं, लाखों अरबों सूर्य के बराबर उसका द्रव्यमान होता है जो एक ब्लैक होल होता है। और जो है नॉर्मली ये जो है केंद्र में, सेंटर में होता है आकाश गंगा के। इस विशाल ब्लैक होल के चारों ओर गैस, धूल और तारकीय मलबे, स्टीलियर डेब्रिस जमा हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैक होल होता है उसके चारों तरफ बहुत जो है तरीके के गैस, धूल और जो है स्टीलियर डेब्रिस जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मलबे होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो एनर्जी होती है वो बहुत क्या होती है, सक्रिय होती है। और ये आपकी गैलेक्टिक नाभिक है ना, जो एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक के रूप में प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक के रूप में प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक के लगभग 15% भाग अवशोषित कणों को उत्सर्जित करते हैं और इन कणों को जेट कहते हैं। तो जो एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक हैं वो क्या करते हैं, 50% भाग को अवशोषित कणों को, जो 15% भाग जो है अवशोषित कणों को उत्सर्जित कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जेट, इनको जेट कहते हैं, इनको कणों को जेट कहते हैं। देखिए ब्लेजर दरअसल एक ANG ही होते हैं जिनके जेट पर्यवेक्षक के संरेखीय होते हैं। अब ये बहुत, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। जो ब्लेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो AGN ही होते हैं। AGN मतलब क्या होता है, गैलेक्टिक नाभिक होते हैं। ठीक है, जो एक गैलेक्टिक नाभिक होते हैं जिनके जेट जो है, जेट क्या होते हैं, जो धूल के कण होते हैं जो 15% अवशोषित हो जाते हैं और बाद में इनको क्या कह देते हैं, जेट कहते हैं हम। ठीक है, इन उत्सर्जित कणों की गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है। ठीक है, ये जो उत्सर्जित कण होते हैं उनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के संशोधकर्ता फ्लक्स के आयाम
जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है और उसका टाइम, उसके संबंध में बहुत सारे शोध किए, विभिन्न विशेषताओं को चिन्हित किया है और विभिन्न प्रकार के ब्लेजर के बीच आयाम और समय के समानता और अंतर को खोज कर रहे हैं कि उनकी क्या समानता है, उनमें क्या अंतर है, उसकी खोज की जा रही है। ब्लेजर्स क्या है? ब्लेजर देखिए, ब्लेजर ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है। ठीक है, तो अब एग्जाम में आ जाता है कि ब्लेजर क्या है, तो ब्लेजर क्या है? ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है। 1990 में अध्ययन में यह पाया गया है कि इसमें गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो ब्लेजर से कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लेजर का कॉम्पोजिशन, ब्लेजर कुछ अलग चीज होती है, लेकिन अब हमें जो है समझने के लिए लेमैन लैंग्वेज में यही बताया जा रहा है कि ब्लेजर एक चमकदार और ऊर्जावान चीज होती है जो ब्रह्मांड में सबसे चमकीली होती है। अब देखिए 2008 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित फर्मी गामा स्पेस टेलीस्कोप एक निश्चित समय की सीमा में ब्लेजर की प्रवाह परिवर्तनशीलता विशेषताओं की जांच करने में सक्षम है। तो कौन सा है? फर्मी गामा स्पेस जो टेलीस्कोप है वो ब्लेजर के जो है प्रवाह, उसकी जो है वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता, ये सब जांचने में सक्षम है। सहस्त्र नए ग्रहों की खोज, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सहस्त्र नए ग्रहों की खोज। ठीक है, देखते हैं। देखिए हाल में ही ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की सेनावृत्त केपलर अंतरिक्ष दूरबीन, जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन है अब वो काम में नहीं है, सेनावृत्त हो चुकी है। तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 17 नए ग्रहों की खोज की है। ठीक है ना, ये क्या की है? नए ग्रहों की खोज किया है केपलर जो हमारा स्पेस टेलीस्कोप है। तो देखिए अब ये जो 17 नए ग्रहों की खोज किए हैं वो गोल्डी लॉक जोन में की गई है। कहाँ पे की गई है? गोल्डी लॉक जोन में की गई है 17 नए ग्रहों की खोज। ठीक है, हाँ देखिए अब क्या है कि ग्रहों की चट्टानी सतहों पर जल की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। तो जो ग्रह हैं, ये जो ग्रहों की खोज गई है, उनकी चट्टानी सतहें हैं, उन पे जो है जल की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। खोजे गए 17 जो नए ग्रह हैं उसमें एक दुर्लभ ग्रह है KIC। दुर्लभ ग्रह का क्या नाम है? KIC 7340288b। इसका पूरा नाम है KIC 7340288b। तो आपको 288b ना ही याद रहे। KIC जो है वो एक नया ग्रह है और जिससे खगोलविद पृथ्वी के समान रहने योग्य मान रहे हैं। तो KIC इम्पोर्टेंट है, इसको जो है खगोलविद ये मान रहे हैं कि पृथ्वी के समान ये जो है ह्यूमन बींग्स को वहाँ पे उनके लिए सुटेबल कंडीशंस है, वहाँ वो रह सकते हैं। तो KIC 7340288b पृथ्वी के आकार से लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, उसका 1.5 गुना है तथा सौर प्रणाली के अन्य ग्रहों की तरह छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं। पृथ्वी के समान ही ये सूर्य से लगभग 1/3 प्रकाश प्राप्त करता है। तो 1/3 जो लाइट होती है वो जो है सूर्य से प्राप्त करता है यह ग्रह। तो देखिए KIC 7340288b को छोड़कर खोजे गए और भी जो ग्रह हैं उनका आकार पृथ्वी के आकार की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है। KIC ही है एक ऐसा है जिसका 1.5 गुना ज्यादा है, बाकी अन्य जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के आकार के लगभग 8 गुना ज्यादा हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नए ग्रह के बारे में। अब सुपर कंप्यूटर्स की सूची एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अब देखिए क्या है कि नवंबर 2019 में विश्व के 500 सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है और इस सूची में अमेरिका का समिट IBM पावर सिस्टम AC922 सबसे पहले स्थान पर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन सा? समिट IBM पावर सिस्टम AC922 पहले स्थान पर है। भारत के 2 सुपर कंप्यूटर, कौन सा है? प्रत्युष और इसका है क्रे XC40 तथा मिहिर क्रे XC40। ठीक है, क्रमशः 57 और 100वें स्थान पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का 2 जो है कौन कौन सा है? भारत के जो 2 सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष, तो प्रत्युष कौन से स्थान पे है? ये 97वें स्थान पे, 57, 57 और जो आपका मिहिर है वो 100वें स्थान पे है। तो प्रत्युष 57 पे है और मिहिर जो है वो 100 प्लेस पे है। ठीक है, रैंकिंग देख लेते हैं। देखिए जो रैंकिंग है वो क्या है? DOE SCOAK, अब ये नेशनल लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो मतलब ये रैंक साइट है, तो ये सब आपको इतना जो है कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। ये समिट है सिस्टम और इसका कोड वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे ही बहुत सारे जैसे ये बहुत ही ज़्यादा जैसे इसमें नंबर्स दिए हुए हैं कि इसका सिस्टम नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको बस ये जानना है कि जो फर्स्ट है वो अमेरिका का है, समिट IBM पावर सिस्टम AC922 है। और जो हमारे 2 भारत के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपका जो है पहला है प्रत्यूष जो 57 नंबर पे है और दूसरा जो है आपका मिहिर है जो 100वें नंबर पे है। ठीक है, दिस इज़ मोर देन एनफ, आपको इससे ज़्यादा जानना नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम प्रचुरता। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को। और हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो इम्प्रूव करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।